हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो दिल्ली और जो अजमेर हैं उनके जो चौहान वंश है, उस चौहान वंश को हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा। टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते सीधे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, जो चौहान वंश है दोस्तों, उस चौहान वंश की हम बात करते हैं। ठीक है। देखिएगा, चौहान वंश की अनेक शाखाओं में, यानी कि देखिएगा चौहान वंश की अनेक शाखा है। अगर हम राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो अजमेर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है। ठीक है। तो अनेक शाखाओं में जो 7वीं शताब्दी में जो वासुदेव द्वारा स्थापित जो शाकंभरी है, शाकंभरी के अंदर जो अजमेर के निकट है शाकंभरी, वहाँ पर चौहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि चौहान वंश की अनेक शाखाओं में 7वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों जो शाकंभरी है, शाकंभरी जो अजमेर के निकट है दोस्तों, उस अजमेर के निकट चौहान वंश की नींव डालने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, वासुदेव चौहान थे। ठीक है। और वो कब? 7वीं शताब्दी में। ठीक है। इस वंश के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान हमें जो विग्रहराज द्वितीय है, यानी कि अगर आप जो चौहान वंश का जो प्रारंभिक इतिहास के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो दोस्तों, तो विग्रहराज द्वितीय के द्वारा एक एक अभिलेख था। उसको उस अभिलेख का नाम हर्ष प्रस्तर अभिलेख, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। और वहाँ से हम जयपुर, यानी कि जयपुर और अजमेर के बारे में, जयपुर और राजस्थान के बारे में जानकारी मिलते हैं। एक तो हर्ष प्रस्तर अभिलेख से, और एक है सोमेश्वर के समय। देखिएगा, एक अजमेर का एक शासक था, यानी कि चौहान वंश का सोमेश्वर, उसके समय दोस्तों एक बिजोलिया अभिलेख भी कह सकते हो दोस्तों इसको, बिजोलिया प्रस्तर लेख से हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, अगर दोस्तों चौहान वंश के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो तो दोस्तों विग्रहराज द्वितीय के समय, देखिएगा विग्रहराज द्वितीय था दोस्तों, ये चौहान वंश का शासक था। उसके समय में एक हर्ष अभिलेख था, यानी कि हर्ष प्रस्तर अभिलेख था। ये दोस्तों जयपुर राजस्थान का है। ठीक है। वहाँ से भी हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों एक सोमेश्वर जो एक शासक था, जो अजमेर के चौहान वंश का शासक था, उसके समय में दोस्तों बिजोलिया का जो अभिलेख है, या हम यूँ कह सकते हैं बिजोलिया प्रस्तर लेख से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश के बारे में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिएगा, अब हम पहले एक शासक का नाम है, यानी कि वाकपति राज प्रथम के बारे में अगर देखें तो सुनिएगा दोस्तों इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। देखिएगा, इस वंश के प्रारंभिक शासक यानी कि वाकपति राज प्रथम है, ये चौहान वंश का प्रारंभिक शासक था, जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत, यानी कि जिसने कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे उनके अधीन रहकर उन्होंने काम किया। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो वाकपति राज प्रथम था, वो जो कन्नौज है, कन्नौज जो गुर्जर प्रतिहार है, यानी कि कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का भी शासन होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही जो त्रिपक्ष संघर्ष बताया था, उस त्रिपक्ष संघर्ष में जैसे यानी कि कन्नौज को लेकर 150 वर्षों तक लगातार इसमें युद्ध चलता रहता है, यानी कि पाल वंश के शासकों के मध्य, पाल वंश और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य। और कुछ समय के लिए दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहारों ने जब कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तो उस समय जो वाकपति राज प्रथम थे वो कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत के रूप में वो काम करते थे। ठीक है। यानी कि सामंत थे वो। ठीक है। 10वीं शताब्दी के आरंभ में होता क्या है कि वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने राज्य को स्वतंत्र करवा लेता है, यानी कि 10वीं शताब्दी आते आते प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, और वह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, और एक अलग अलग शासक यानी कि अलग राज्य की स्थापना कर लेता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये तो वाकपति राज प्रथम की बात अपने कर लिए। ठीक है। इसके बाद में शासक बनता है सिद्धराज। ठीक है।
सिद्धराज इसने अपने राज्य का विस्तार करके इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बारे में इतना याद रखना है कि जो सिद्धराज था, इस सिद्धराज ने अपने राज्य का विस्तार किया और विस्तार करने के बाद उसने एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है दोस्तों। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों अगला शासक बनता विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, देखिए दोस्तों, विग्रहराज द्वितीय और एक विग्रहराज तृतीय भी होता है। ठीक है, और एक विग्रहराज चतुर्थ होता है। जो इन तीनों शासकों में सबसे जो शक्तिशाली शासक था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल चौहान भी कहा जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं विग्रहराज द्वितीय के बारे में। ठीक है, देखिएगा विग्रहराज द्वितीय की बात अगर हम करें तो देखिएगा विग्रहराज द्वितीय की बात अगर करें तो इस विग्रहराज द्वितीय ने दोस्तों जो चालुक्य शासक था यानी कि मूलराज प्रथम, और मूलराज प्रथम को भीमदेव प्रथम भी कहा जाता है, उसको पराजित किया। ठीक है, तो चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, उसको वो पराजित करता है। और दोस्तों पराजित करने के पश्चात दोस्तों जो भृगु कच्छ का मतलब दोस्तों कच्छ यानी गुजरात के अंदर एक आशापुरी देवी का वो मंदिर का निर्माण भी करता है दोस्तों। तो आप इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा। जो विग्रहराज द्वितीय है उसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराता है और जो गुजरात यानी कि कच्छ यानी कि भृगु कच्छ के अंदर आशापुरी देवी का निर्माण आशापुरी देवी के मंदिर का निर्माण करवाता है। इतना ही आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं विग्रहराज तृतीय की अगर चर्चा करें तो दोस्तों विग्रहराज जो तृतीय था इसके समय में परमारों के साथ चौहानों की मित्रता स्थापित हो जाती है। यानी कि जो परमार शासक थे दोस्तों, यानी कि परमार शासक जो 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 वाकपति राज्य जो प्रथम था वो चौहानों परमारों का सामंत के रूप में वो काम करता था। उसके बाद में दोस्तों विग्रहराज तृतीय के आते आते दोस्तों जो परमार और जो चौहानों के मध्य बहुत ही घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो विग्रहराज तृतीय के समय क्या होता है, परमारों के साथ दोस्तों चौहानों की मित्रता स्थापित हो जाती है और विग्रहराज तृतीय ने परमार राजकुमारी एक राजकुमारी है यानी कि राज देवी के साथ विवाह कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि मित्रता होती तो फिर ज़्यादा ही घनिष्ठ मित्रता होता तो वो मित्रता जो रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारी में परिवर्तित हो जाती है। तो विग्रहराज तृतीय के समय जो परमारों के मध्य एक घनिष्ठता थी और वो मित्रता फिर धीरे धीरे यानी कि जो रिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि विग्रहराज थर्ड ने परमार राजकुमारी यानी कि राज देवी के साथ वह विवाह कर लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में अगला जो शासक है दोस्तों अजयराज की अगर हम बात करें तो दोस्तों अजयराज है, इसके बारे में आप इतना याद रखिएगा, ये पृथ्वीराज जो प्रथम था, इस पृथ्वीराज प्रथम का ये पुत्र था, उसने अजमेर नगर की स्थापना की। इतना ही याद करना है, यानी कि अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की और अपने साम्राज्य की राजधानी भी अजमेर को ही बनाता है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो अधिकांश स्टूडेंट अरुणोराज को समझते हैं। नहीं दोस्तों, ये अजयराज के द्वारा ही क्या अजमेर की स्थापना की जाती है और अजमेर को अपनी राजधानी भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अगला शासक बनता है अरुणोराज। देखिएगा अरुणोराज की हम बात करें तो जो अजयराज का उत्तराधिकारी यानी कि ये अजयराज का उत्तराधिकारी था और अरुणोराज एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट एक मुल्तान, देखिएगा दोस्तों वैसे मुल्तान थोड़ा सा इससे दूर है लेकिन अधिकांश जो बुक्स है उसमें मुल्तान यानी अजमेर के निकट मुल्तान को माना जाता है। तो अजमेर के निकट मुल्तान यानी कि महमूद गजनी की सेना को पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा इसमें महमूद गजनवी की सेना को पराजित किया जाता है अरुणोराज के द्वारा। यानी कि इस युद्ध के अंदर जो स्वयं महमूद गजनवी उपस्थित नहीं थे लेकिन उसकी सेना को पराजित किया जाता है। किसके द्वारा, यानी कि अरुणोराज के द्वारा। लेकिन दोस्तों यह जो युद्ध था ये निर्णायक नहीं होता, यानी कि इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकलता है, इसीलिए ये युद्ध निर्णायक होता है। यानी कि ये अरुणोराज के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है विग्रहराज चतुर्थ की बात अगर हम करें तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ अरुणोराज का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए। विग्रहराज जो चतुर्थ वो जो अरुणोराज का पुत्र था, इसको बिसलदेव भी कहा जाता है। यानी कि इसके दो नाम थे दोस्तों, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान भी इसको कहा जाता है और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ये याद रखिएगा, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यानी कि बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ था। देखिएगा विग्रहराज चतुर्थ की सबसे बड़ी सफलता यानी कि जो
तोमर थे दिल्ली पर, यानी कि तोमरों की अधीनता समाप्त करके उसने उसे अपना सामंत बनाया। यानी कि इस विग्रहराज चतुर की सबसे बड़ी सफलता जो तोमर वंश थे, यानी कि तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करता है और उसे अपना सामंत बनाता है। किसके द्वारा? इस विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव चौहान के द्वारा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, ये विग्रहराज चतुर्थ एक कवि भी था दोस्तों, ये विद्वान भी था। इसने एक नाटक लिखा था जिस देखिए दोस्तों, हरिकेली नामक नाटक लिखा। ठीक है, और ये दोस्तों एक संस्कृत रचना है, यानी कि संस्कृत भाषा में उसने एक नाटक लिखा, हरिकेली नामक नाटक लिखा। जी, इस नाटक की कुछ जो पंक्ति हैं दोस्तों, जो आपको पता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाता है। उस 2.5 दिन की झोंपड़े की जो दीवार है वहां पर ये क्या है, ये हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। दोस्तों अनेक किताबों के अंदर जो 2.5 दिन की झोंपड़ा उसकी सीढ़ियों पर, यानी कि जो सीढ़ियां वहां पे लिखी है, लेकिन कुछ किताबों के अंदर उसकी दीवार, यानी कि 2.5 दिन की झोंपड़े की दीवार पर ये हरिकेली नामक नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। तो आप याद रखिएगा, 2.5 दिन की झोंपड़े की दीवार, या हम 2.5 दिन की झोंपड़े की जो सीढ़ियां वहां पर हरिकेली नामक नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई संस्कृत भाषा में। और हरिकेली नाटक लिखने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, यानी कि बिसल देव चौहान, हम यूं कह सकते हैं विग्रहराज चतुर्थ ही थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में अगर देखें दोस्तों कि विग्रहराज चतुर्थ है, या हम यूं कह सकते हैं बिसल देव के चौहान का दरबारी एक कविता सोमदेव, क्या नाम है उस दरबारी कवि का नाम? सोमदेव। और इस सोमदेव ने दोस्तों एक किताब लिखा, यानी कि ग्रंथ लिखा, यानी कि ललित विग्रहराज नामक एक ग्रंथ लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि सोमदेव किसके दरबार में रहता था? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में, या बिसल देव चौहान के दरबार में रहता था, और वहां पर दरबार में रहते उसने ललित विग्रहराज नामक एक किताब लिखी थी। तो याद रखिएगा, हरिकेली नाटक किसने लिखा? बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने। और ललित विग्रहराज नामक किताब किसके द्वारा लिखी जाती है? सोमदेव के द्वारा लिखी, जो यानी कि बिसलदेव चौहान के दरबार में रहता था दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध शासक है पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी कि थर्ड। ये आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट कंफ्यूज है। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट भी है और पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। तो चौहान थर्ड के बारे में हम बात करेंगे, है ना। देखिएगा, 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र है ये दोस्तों, आप याद रखिएगा, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है ये सोमेश्वर का पुत्र है। और पुत्र पृथ्वीराज थर्ड शासक हुआ, और उसे राय पिथौरा कहा गया दोस्तों। इसे राय पिथौरा कहा गया है क्योंकि दोस्तों अजमेर सॉरी इसने पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने दिल्ली पर कुछ समय के लिए अधिकार करता है, और वहां पर एक राय पिथौरागढ़ नामक एक दुर्ग बनवाता है, इसीलिए दोस्तों इसको राय पिथौरा कहा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह याद रखना। ठीक है, तो ये सोमेश्वर का पुत्र था। ठीक है, और इस वंश का सबसे महान शासक इसको कहा गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध वो लड़ता मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ ये युद्ध लड़ता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, राय पिथौरा कहा किसको हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम पृथ्वीराज थर्ड की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम इसके आक्रमणों की अगर चर्चा करें तो देखिएगा 1182 में उसने जो चंदेल शासक था परमर्दी देव, उस परमर्दी देव को पराजित कर देता है, और इस युद्ध के अंदर दोस्तों चंदेल शासक हार जाता है और पृथ्वीराज तृतीय है उसकी जीत हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा, इसने चंदेल शासक परमर्दी देव को हराता है, और इस युद्ध के अंदर दोस्तों जो चंदेल शासक परमर्दी देव के दो सेना नायक होते आल्हा और उदल ही ऑन स्पॉट इस युद्ध में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों उसने परमर्दी देव यानी कि चंदेल शासक को हराता है, और फिर दूसरा युद्ध करता है दोस्तों उसने गुजरात का एक चालुक्य शासक है भीम द्वितीय, इस भीम द्वितीय को दोस्तों उसने हराता है, और इस युद्ध में भी पृथ्वीराज थर्ड की विजय हो जाती है, और चंदेल शासक जो परमर्दी देव उसको भी हराता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो पृथ्वीराज थर्ड है अब बड़ा युद्ध करता है, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध करता है दोस्तों, यानी कि 1191 के अंदर करता है। और आपको पता है दोस्तों जो तराइन है, तराइन अगर हम देखें तो आज वर्तमान में जो हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा के अंदर ये है। ठीक है, हरियाणा के अंदर ये तराइन स्थित है। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में
किस किस के मध्य होता दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य हो जाता दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी क्या हो जाता, मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है दोस्तों। इसने लगातार यानी कि चंदेल शासक परमड़ द्वितीय को हराता है, गुजरात के जो चालुक्य शासक भीम द्वितीय को पराजित करता है और तराइन का प्रथम यानी कि उसने 1191 के अंदर दोस्तों मोहम्मद गोरी को भी पराजित कर देता है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान अपने आप को थोड़ा विद्वान और एक आक्रमणकारी समझने लग जाता है और एक पावरफुल यानी कि शक्तिशाली शासक बन जाता है दोस्तों। इसकी एक बहुत बड़ी भूल थी यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में जब तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों उसने 1191 में जो मोहम्मद गोरी था उसको पराजित किया, लेकिन दोस्तों उसका हारने के बाद में उसका पीछा नहीं किया, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों गोरी यानी कि मोहम्मद गोरी को वो गिरफ्तार करते और उनको वहीं पे ऑन स्पॉट उसकी हत्या कर देते। तो आगे आगे यानी कि आगे जाकर यानी कि 1192 का जो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध उसमें पराजित नहीं होते दोस्तों। तो यहाँ फिर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा निर्णायक युद्ध होता है, उसी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा आगे अगर देखें दोस्तों, फिर प्रथम युद्ध था तराइन का, उसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तो यहाँ पर होता है आगे है 1192 के अंदर दोस्तों क्या होता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से युद्ध में हार जाता है, यानी कि इस युद्ध में जो मोहम्मद गोरी जो जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान थर्ड को बंदी बना लिया जाता है और दोस्तों कहा जाता है कि वो उसको बंदी बनाकर उसकी आंखें निकाल लेता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की अनेक किताबें अलग अलग बातें बता देती है दोस्तों। तो इसको आप इसको याद रखिएगा, यानी कि कई किताबों में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु यानी कि मोहम्मद गोरी के द्वारा नहीं की जाती है और उसकी आंखें भी नहीं निकाली जाती है। कई किताबों में ये कहा गया है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लेता है और फिर उसकी आंखें निकालते और उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूज वाली बात है। ठीक है, आगे बात करें तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद भारत में तुर्क राज्यों की स्थापना हो जाती है, यानी कि तुर्क राज्य की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों ये एक निर्णायक युद्ध था दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा हम साहित्य की बात कर ले, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान था साहित्य और कला और साहित्य में रुचि रखता था। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे दोस्तों। ठीक है, तो अनेक विद्वानों की अगर चर्चा करें दोस्तों तो उसके दरबार में एक चंद्रवरदाई नामक एक विद्वान रहता था जिसने अपभ्रंश एक महाकाव्य लिखा, पृथ्वीराज रासो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यानी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखी। इसके पश्चात एक और था दोस्तों, एक विद्वान था जयानक। ठीक है, इस जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक किताब लिखी और संस्कृत काव्य में उसने लिखी, यानी संस्कृत भाषा में वो लिखता है दोस्तों। ठीक है, एक है जनार्दन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है ये पृथ्वीराज चौहान की जो दरबारी कवियों की बात कर ली। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी और जनार्दन की यहाँ पर कोई उपलब्ध किताब नहीं है दोस्तों। एक बात और कर लेते हैं, यानी कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन होता है दोस्तों? चौहान वंश का अंतिम शासक होता है दोस्तों, ये होता है गोविंद होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात कर ली है चौहान वंश के बारे में, दिल्ली और अजमेर के जो चौहान वंश है उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना टिकी स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में है कि कोई एजुकेशन ग्रुप हो वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और शेयर करने के पश्चात दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो मैं यहाँ से जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए राजवंश को हम आपको स्टडी करवाने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।